बच्चों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नाम है HNO3। HNO3 को आप वैसे जानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाम है नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, ये ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का। दिस इज द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों तो ये बताओ नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का। इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है बच्चों। नाइट्रोजन की +5 से ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा HNO3 के बारे में कि HNO3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 से कम कर सकता है। HNO3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट का हाईएस्ट है ना, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? नाइट्रोजन की। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है। तो कैसे कम करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो अपना क्या करेगा? ये अपना रिडक्शन करेगा। तो जब कभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो HNO3 +5 में प्रेजेंट है तो वो गेन करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। अरे भैया नाइट्रोजन +5 से +6 में नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। पर नाइट्रोजन +5 से +4 में +3 में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो गेन करके इलेक्ट्रॉन। तो HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अपना रिडक्शन कर सकता है। रिडक्शन कैसे करेगा? गेन करके इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले ही बता दिया पॉइंट, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता। तो घटाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसीलिए वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो HNO3 का बच्चों एक और नाम बहुत फेमस है, एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर। स्ट्रॉन्ग वाटर को कहते हैं एक्वा फोर्टिस। HNO3 एक ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, नाम नाइट्रिक एसिड है, दूसरा नाम एक्वा फोर्टिस है। बच्चों अगर मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में रख दूं तो ये येलोइश कलर शो करता है। क्यों करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका रीजन है लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है H2 और NO2 में। इस NO2 की वजह से कलर शो करता है येलोइश। ये जी में पूछा गया है। लाइट की प्रेजेंस में ये HNO3 डिकम्पोज हो जाता है किसमें? NO2 और वाटर में, जिसकी वजह से येलोइश कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है? येलोइश। अब एक चीज सुनो, ये देखो, क्या HNO3 में से वाटर निकल सकता है? आप बोलोगे नहीं निकल सकता। HNO3 में से वाटर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों? वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए? H2O। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का वाटर निकालोगे। वाटर निकालने के बाद अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं रह गया, क्या वाटर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ये कहलाएगा एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। तो HNO3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, वाटर निकालें, तो ये बन जाएगा इसका एनहाइड्राइड। इसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर किसी ऑक्सो एसिड में से कंप्लीटली वाटर निकाल लिया जाए, अब इसके बाद वाटर नहीं निकल सकता, तो अब जो बचेगा वो स्पीशीज कहलाएगी इसकी एनहाइड्राइड। तो HNO3 का एनहाइड्राइड कौन है? N2O5। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब जैसे बताओ, जरा एक क्वेश्चन और पूछो, H3PO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा? H3PO4 में से वाटर निकालो, क्या बन गया ये? HPO3। क्या अब इसमें से वाटर निकल सकता है? क्या अब इसमें से वाटर निकल सकता है? आप बोलोगे नहीं निकल सकता। इसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर निकालो, क्या बचेगा बताओ? P2O5। तो P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। किसी भी ऑक्सो एसिड, अब क्या इसमें से वाटर निकाला जा सकता है? अरे तब तक हम एनहाइड्राइड कब बनता है? जब पूरे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। सारे हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएं ऑक्सो एसिड में, तो जो चीज बचेगी वही उसका एनहाइड्राइड होगा। तो H3PO4 में से अगर मैं टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, तो जैसे देखो H3PO4 में से मैंने पहले एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, HPO3 बना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, फिर वाटर निकाला, P2O5 बना। तो P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। नहीं समझे? चलो फिर से समझते हैं, ठीक? फिर से समझते हैं।
तो फिर से समझने की कहानी ये है कि हमने लिखा HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 इसका नाम बोलो नाइट्रिक एसिड, दूसरा नाम बोलो एक्वा फोर्टिस, तीसरा नाम बोलो स्ट्रॉन्ग वाटर, फोर्थ बोलो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जब कभी कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HNO3 जो है बच्चों वो +5 में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, खुद का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बच्चों HNO3 कोल्ड एज वेल एज डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड, दोनों फॉर्म में ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। HNO3 चाहे डाइल्यूट ले लो चाहे कंसंट्रेटेड ले लो, दोनों ही किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का क्या करें, रिडक्शन करें, दूसरे का ऑक्सीडेशन करें। नाइट्रोजन +5 स्टेट में प्रेजेंट है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता पर घटा सकता है। घटा कैसे सकता है, गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा सकता है। तो HNO3 के बारे में बच्चों एक और चीज बता दूं कि अगर मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में रखूं, लाइट की, तो ये डिकम्पोज हो जाता है NO2 प्लस वाटर में, जिसकी वजह से इसका कलर येलोइश आता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि लाइट की प्रेजेंस में HNO3 येलोइश कलर क्यों शो कर रहा है, ये क्वेश्चन जी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जी में पूछा गया है बच्चों। जी में एक और चीज पूछी गई है और सबसे ज्यादा यही पूछी गई है, HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सबसे ज्यादा जी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों मीडियम में, डाइल्यूट में भी इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड में भी इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ध्यान रखना दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है, वो अभी बाद में सिखाऊंगा। तो HNO3 के बारे में हम कुछ चीजें जान गए, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एक्वा फोर्टिस है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की +5 स्टेट है, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज इनटू NO2 प्लस वाटर, और NO2 की वजह से इसका कलर येलोइश होता है। HNO3 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद का रिडक्शन करेंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, इसीलिए बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों मीडियम में, डाइल्यूट में एज वेल एज कंसंट्रेटेड में, दोनों में ही ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली चीज इतनी नोट कर ली जाए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर मैं HNO3 में से क्या पानी निकल सकता है, क्या भी वाटर निकल सकता है? वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर निकालो, तो जो बचेगा वो इसका एनहाइड्राइड होगा। दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनहाइड्राइड क्या है ये बताओ HNO3 का? तो एनहाइड्राइड है HNO3 का N2O5। तो क्या क्या सीख गए कि अगर हम HNO3 को लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो येलोइश कलर शो करता है। किस गैस की वजह से शो करता है ये पूछा था, किस गैस की वजह से HNO3 आपका येलोइश कलर शो करता है लाइट की प्रेजेंस में, NO2 की वजह से। HNO3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, वाटर निकालूं, तो जो स्पीशीज बचेगी वो N2O5 बचेगी। HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, कलरलेस है बच्चों, कलरलेस लिक्विड है। HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप इसे वाटर में डाल दोगे तो ये क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन दे देगा, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस, एक्वस। कौन सा आयन डाल, अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको अगर आप वाटर में डालते हो तो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, एज वेल एज नाइट्रेट आयन देता है। तो हाइड्रोनियम आयन देता है बच्चों ये, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, नोट कर लो प्लीज। गिविंग हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज नाइट्रेट आयन है ना। NO3 मालूम है ना, NO3 माइनस को क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन कहते हैं। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है, ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है, ये रिएक्शन प्रूव करती है इसका एसिडिक नेचर। किसका एसिडिक नेचर, HNO3 का एसिडिक नेचर। बात समझ में आई, कुछ समझ में आया हो,
कुछ चीजें जान लो HNO3 के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है आप बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करके चलूंगा, HNO3 सब बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझो मेरी बात। अच्छा चले आगे। HNO3 के बारे में बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये ऑक्सीडाइज करता है मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। HNO3 दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मेटल को भी एज वेल एज नॉन मेटल को भी। HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे मालूम चला? अगर हम HNO3 को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये हमें क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है एज वेल एज नाइट्रेट आयन देता है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3। बोलो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जी में। स्ट्रक्चर की बात करें तो HNO3 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो 3D स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक ही प्लेन में होता है ये स्ट्रक्चर बच्चों, प्लेनर स्ट्रक्चर है HNO3 का। देखो एक चीज, सबसे पहले कोऑर्डिनेट, पहले डबल बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? कोवेलेंट 3, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, तो इनके बीच में बनेगा कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर बच्चों। ये जो एंगल होता है ये 130 डिग्री होता है, सही है। ये जो एंगल होता है ये 102 होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 96 पिकोमीटर है। और एन बॉन्ड OH की जो बॉन्ड लेंथ है ये 140.6 पिकोमीटर है। सुन रहे हैं? और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है। 121 पिकोमीटर। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस। सिखाया है कि नहीं सिखाया है? जो ले रहा है उस पे माइनस और जो दे रहा है उस पे प्लस, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन बच्चों एक चीज गौर करो आप, ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां डीलोकलाइज होता रहता है। कैसे होता रहता है? ड्यू टू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजे, ये यहां भेजे। बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग? जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा फिर से बता। पहले ये स्ट्रक्चर बना लो। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों, प्लेनर स्ट्रक्चर है। व्हेन HNO3 is mixed with water it will give hydronium ion as well as nitrate ion. स्ट्रक्चर इज प्लेनर। फिर से स्ट्रक्चर को डिस्कस करने में एक बार स्ट्रक्चर को एक बार फिर से डिस्कस कर लें। HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। HNO3 प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये एंगल है। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, जो ले रहा होता है उसमें माइनस लगा दिया, जो दे रहा होता है उसमें प्लस लगा दिया और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने का तरीका है प्लस माइनस यूज करके। ठीक, तो बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। HNO3 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप समझो ना मेरी बात। अभी मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया था N डबल बॉन्ड O, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया प्लस माइनस से और ये बना दिया मैंने O बॉन्ड H। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बॉन्ड लेंथ है 140.6 पिकोमीटर, सही है, और N बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है N बॉन्ड O हैविंग bond length, N bond O having bond length 121 picometer and N bond OH having bond length 140.6 पिकोमीटर। तो ऐसा क्यों है? चल खुद सोचो। देखो यहाँ लोन पेयर है, ये रेजोनेंस होगा, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा। तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया N बॉन्ड O, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस, ये O बॉन्ड H। बोलो बच्चों। तो अगर मैं बात करूं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की,
तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये कहता है O O, ये O और ये H, देयर विल बी अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयर विल बी अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो बच्चों, देयर विल बी अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो, ये वाला N बॉन्ड OH इज प्योरली सिंगल बॉन्ड, N bond OH is purely single bond, while N bond O having partially double bond character due to resonance। बच्चों यहां पर एक क्लियर रीजन मैं आपको बताऊं कि जो N बॉन्ड OH है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है क्योंकि वो रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जबकि N बॉन्ड O में रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। N बॉन्ड O में रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। N बॉन्ड O में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, N बॉन्ड O में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि N बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड है, जबकि N बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड है। तो N बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर? ड्यू टू रेजोनेंस। तो N bond O having a bond length 121 picometer having a partially double bond character due to resonance, जबकि N bond OH purely single bond है। बच्चों N bond OH purely single bond है। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ये बोर्ड ने अपने आप बना के पूछा गया क्वेश्चन था बोर्ड में, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, ये जो एंगल है ये आपका 130 डिग्री का है, एनसीईआरटी में ये वाला एंगल 102 डिग्री का है, एनसीईआरटी में ये वाली बॉन्ड की लंबाई 96 पिकोमीटर है, इस वाले बॉन्ड की लंबाई 140.6 पिकोमीटर है, एन बॉन्ड ओ की लंबाई 121 पिकोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ तो रहा है कि एन बॉन्ड ओ जो है वो बॉन्ड लेंथ उसकी कम क्यों है और एन बॉन्ड ओएच की ज्यादा क्यों? चलो नोट करो, नोट करो बच्चों जल्दी से। नोट करो बच्चों। समझो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन, समझो बच्चों क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझो बच्चों। वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एन बॉन्ड OH जो है उसकी बॉन्ड की लंबाई क्यों ज्यादा है और एन बॉन्ड O की लंबाई कम क्यों है? रीजन है एन बॉन्ड O पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर? ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि एन बॉन्ड OH इज अ प्योर सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड है और जब पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बॉन्ड की लंबाई कम होगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। नोट कर लिया? बच्चों एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है। नाइट्रेट में से और नाइट्राइट में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी नाइट्रेट और नाइट्राइट में से? बच्चों बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट पूछ चुका है, जी पूछ चुका है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में से बच्चों उसको नाइट्राइट आयन कहते हैं, नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट आयन कहते हैं, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। N+O- डबल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर होगा नाइट्रेट का। बोलो जल्दी, नाइट्रेट का ये स्ट्रक्चर होगा और नाइट्राइट का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O और O-। बोलो। अरे मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसमें ये लोन पेयर,
चलो बताओ बच्चों मुझे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बॉन्ड ऑर्डर का, और वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं तरीका बताता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने अटैच एटम होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अटैच एटम के बराबर होते हैं। कितने अटैच एटम है? 1 2 3। अरे बहुत आसान है। एक बार ये स्ट्रक्चर यहां बनेगा, एक बार ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, एक बार ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3। इसके अंदर बच्चों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। 1.33 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा जरा बताओ? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। तो जो n बॉन्ड O की जो लंबाई है, बॉन्ड लेंथ जो है, वो नाइट्रेट में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्राइट। ये आंसर है, ये आंसर है। एनसीईआरटी में नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बराबर होते हैं? अटैच एटम के। अटैच एटम कितने हैं? 3। यहां अटैच एटम कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चों 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3/2। सोचो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने एक बार पूछा है। आप सोचो कैसे करेंगे? स्कूल लेवल का स्टूडेंट कैसे करेगा? एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है। नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? तो आपको अच्छी तरह मालूम है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। चलो फिर से करते हैं 2 क्वेश्चन। रिवाइज करना पड़ता है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार-बार पढ़नी पड़ती है। मेरे बच्चे तो बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं इन चीजों को। जरा मेरी बात समझो। हमने जो पहला क्वेश्चन किया HNO3 के बारे में 2 मेन चीजें बताओ। एक तो HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और एक HNO3 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये हमें क्या देता है? H3O पॉजिटिव देता है प्लस NO3 माइनस देता है, एक्वस। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है बच्चों, एक ही प्लेन में होते हैं ये सब। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर। जरा यहां समझो, यहां समझो। टोटल प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंड डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन पहले 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, अभी एक नाइट्रोजन रह गया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एक ऑक्सीजन रह गया। सॉरी। अच्छा, ये वाला बॉन्ड कितना है? 130 डिग्री का है। ये वाला बॉन्ड कितना है? 102 डिग्री का है। यहाँ की बॉन्ड की लंबाई कितनी है? 96 पिकोमीटर है। इस बॉन्ड की लंबाई 140.6 पिकोमीटर है। और एन बॉन्ड O की जो लंबाई है वो 121 पिकोमीटर है। इसको बताओ, चेंज कर दो जरा। कोवेलेंट में स्ट्रक्चर चेंज कर दो कोऑर्डिनेट को। एन डबल बॉन्ड O प्लस माइनस लगा दो, लगा दिया। ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये इसके साथ रेजोनेंस में है। ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ रेजोनेंस में है। बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिव? तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बताओ, जो एन बॉन्ड OH है वो प्योरली सिंगल है। एन बॉन्ड OH प्योरली सिंगल है और देयर इज अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ रहा है? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि ये एन बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड है। एन बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड है। HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे वाटर में नाइट्रेट आयन देते हैं। HNO3 का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। प्लेनर तो तभी होगी ना जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और अच्छा, अगर HNO3 अपना H आयन हटा दे तो जो इसमें से H आयन हटा दो सारा स्ट्रक्चर नाइट्रेट का बन जाएगा। अरे पागलों, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है, इस H आयन को हटा दो, यहाँ माइनस चार्ज लगा दो। अरे अगर नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो इस H को हटा दो, यहाँ पर माइनस लगा दो, बस बन गया नाइट्रेट का। बनाया अभी भी नहीं है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर N बॉन्ड O में N बॉन्ड OH प्योरली सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से N बॉन्ड O की लंबाई N बॉन्ड OH से कम होती है। N बॉन्ड OH ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू N बॉन्ड O। नोट करो, आना चाहिए सर, आना चाहिए। नोट किया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों स्ट्रक्चर प्लेनर सीख गए, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी सीख गए। अब जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में से किसकी N बॉन्ड O की लंबाई ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों। नाइट्रेट और नाइट्राइट में से N बॉन्ड O की लंबाई किस में ज्यादा होगी? तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले। N प्लस डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, इसमें ड्रॉ कर लो N डबल बॉन्ड O, O माइनस, लोन पेयर। अच्छा मुझे बताओ इसमें टोटल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताओ कितने? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अटैच एटम के बराबर आएंगे। अरे बना के देखने की जरूरत क्यों है? अटैच एटम के बराबर आएंगे ना। एक बॉन्ड यहां बनेगा, ये टूटेगा, एक बार यहां बनेगा, ये टूटेगा, 3 स्ट्रक्चर आएंगे। अटैच एटम जितने होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कितने हो गए? 4/3, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 डिवाइडेड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1.5 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ गया। अब आपको मालूम है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? 1.5। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो नाइट्रेट के अंदर नाइट्राइट से ज्यादा होगी N बॉन्ड O की लंबाई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चेक करो जल्दी चेक करो। अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है? अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं 1 2 3 3 अटैच एटम है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मिल लो 1 2 3 4। बच्चों प्रिपरेशन, अब बाद में आए हम लोग प्रिपरेशन। तो एक तो लैब की प्रिपरेशन है, कुछ नहीं करो, NaNO3 में NaNO3 को हीट कर दो H2SO4 के साथ। NaNO3 को हीट कर दो H2SO4 के साथ। NaNO3 को हीट कर दो H2SO4 के साथ। क्या बना लेगा बताओ? NaHSO4 प्लस HNO3 बना लेगा। ये तो लैब की मेथड।
अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कौन सी है? लार्ज स्केल पे बनाने का तरीका क्या है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बच्चों उस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ओसवाल्ड प्रोसेस, बहुत बार पूछा गया है। लार्ज स्केल पर अगर HNO3 बनाना हो तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? ओसवाल्ड। एक और होता है बर्कलैंड प्रोसेस, एक और भी होता है बर्कलैंड भी होता है, एक और प्रोसेस भी होता है बर्कलैंड प्रोसेस भी लार्ज स्केल पर बनाने का तरीका है। एक ओसवाल्ड है, एक बर्कलैंड है। बर्कलैंड एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। ओसवाल्ड पढ़ रहे हैं। लार्ज स्केल पर अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो ओसवाल्ड प्रोसेस यूज किया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसवाल्ड प्रोसेस यूज किया जाता है। ओसवाल्ड प्रोसेस। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं? अमोनिया को ऑक्सीडेशन करते हैं पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। 4NH3 + 5O2। कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं? प्लेटिनम होता है, रोडियम गॉज भी होता है, 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार प्रेशर होता है। क्या बना लेता है? NO बना लेता है, 4NO + 6H2। ये NO फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेती है? NO2 बना लेती है। और इस NO2 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा तो ये HNO3 + NO बना लेती है। फोर NH3 + 5O2 चेंजेस इनटू 4NO + 6H2। तो अमोनिया का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, अमोनिया का हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या बना? 4NO + 6H2। अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर दिया, 4NO + 6H2। NO further combine with oxygen, it will be changes into NO2. NO2 react with water, it will be changes into HNO3 + NO. अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर दिया, 4NH3 + 5O2 प्लेटिनम रोडियम गोज 4NO. NO combine with O2, it will be changes into NO2. This NO2 combined dissolved in water, it will form HNO3 and NO, and this NO is reused again. ये NO को हम रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल्ड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कुछ नहीं होता बच्चों, इसमें हम अमोनिया को पहले ऑक्सीडेशन करके प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में NO बनाते हैं, उस NO को O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं और NO2 फिर से वाटर के अंदर डिसॉल्व कराकर हम लोग HNO3 बनाते हैं और ये NO दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों यहां सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एक्वस HNO3 मिलेगा इसका हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। आपको अच्छी तरह मालूम होगा डिस्टिलेशन किसके बेसिस पर किया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, जिससे आपको 68% कंसंट्रेटेड HNO3 मिल जाता है। 100% नहीं, 68% कंसंट्रेटेड, 68% बाय मास HNO3 मिल जाता है। बच्चों आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें वाटर भी है, HNO3 भी है। आप क्या करते हो? डिस्टिलेशन करते हो। डिस्टिलेशन कर करके आप क्या करते हो? आपको 68% HNO3 मिल जाता है, 32% अभी भी वाटर है। अगर आपने इससे ऊपर डिस्टिलेशन किया तो आपको एजियोट्रोप मिलना चालू हो जाएगा। आपको मालूम है एजियोट्रोप? एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ा है ना सॉल्यूशन में। अब जरा सुनो, एक्वस HNO3 मिला आपको चाहिए ज्यादा कंसंट्रेशन किसका? HNO3 का। तो आप क्या करो? डिस्टिलेशन करो। डिस्टिलेशन करोगे तो 68% बाय मास आपको HNO3 मिल जाएगा, बट इससे आपको पूरा 100% नहीं मिल सकता। इसके बाद आप क्या कर लो? इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर आपको अभी भी वाटर रिमूव करना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, वो वाटर को रिमूव करेगा और उससे 98% तक आपको HNO3 प्योर मिल जाता है। बच्चों लैब की प्रिपरेशन ये है कि मेटल नाइट्रेट को अगर आप H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो आपको HNO3 मिलेगा। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़नी है तो आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा दो प्लेटिनम गॉज की प्रेजेंस में या रोडियम गॉज की प्रेजेंस में, तो 4NO + 6H2 मिलेगा। ये NO दोबारा O2 के साथ कंबाइन होकर NO2 बनाती है। देन इस NO2 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो HNO3 और NO बनती है। ये NO दोबारा से रीयूज की जा सकती है। जो HNO3 बना ये एक्वस है, इस एक्वस का हम क्या करते हैं? इसको और ज्यादा कंसंट्रेटेड करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने से 68% कंसंट्रेटेड HNO3 मिल जाता है बाय मास। फिर हम इसमें क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और वो वाटर को रिमूव करता है, जिसके कारण हमें 98% प्योर तक क्या मिल जाता है? HNO3 मिल जाता है। ऐसा NCERT लिखती है।
अगर आपको 98% तक चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेटा एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने जान ली है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग मतलब रिमूव वाटर। अभी आप पढ़ोगे जब H2SO4 सल्फर फैमिली में, तब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई, ओसवाल्ड प्रोसेस, बर्कलैंड प्रोसेस। बर्कलैंड प्रोसेस दूसरा है, मैं बताना चाहता हूं एक और मेथड होता है, 2 मेथड से किया जाता है। नोट किया? नहीं किया, चलो। तो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ HNO3, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, किसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, HNO3 की। कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल। क्या है इंडस्ट्रियल मेथड जिससे बनाया जाता है, क्या नाम है उसका, ओसवाल्ड। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ओसवाल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। क्या करते हैं सबसे पहले, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं एयर में, 4NH3 + 5O2 एयर क्या करता है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्लेटिनम या फिर रोडियम। कितना टेम्परेचर, 500 केल्विन। कितना प्रेशर, 9 बार। क्या बनाता है, NO बनाता है +6H2O। ये NO दोबारा से क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। इस NO2 को अगर हम किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में, क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है, और साथ में NO बनाता है। ये NO को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड कर सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज ओसवाल्ड। अच्छा, तो फिर बर्कलैंड प्रोसेस क्या है, फिर बर्कलैंड क्या है, उसमें हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, 2000 केल्विन। अरे अगर लो टेम्परेचर पे कंबाइन हो जाती तो हम लोग जिंदा कैसे रहते, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती तो कैसे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड 2000 केल्विन। क्या बना लेता है, ये NO बना लेता है। ये NO फिर से किसके कांटेक्ट में आती है, O2 के, क्या बना लेती है, NO2 बना लेती है। ये NO2 फिर से वाटर के अंदर हम डिसॉल्व कर देते हैं, क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बर्कलैंड। अंतर क्या है, यहाँ अमोनिया का ऑक्सीडेशन है, वो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट होती है, उसको रिएक्ट कराने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। तो N2 + O2 अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, NO बनाएगा। ये NO O2 के साथ कंबाइन करके NO2 बनाती है, NO2 वाटर के साथ डिसॉल्व होकर HNO3 बनाती है। नोट कर लो। ये कौन सी प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब जरा मेरी बात समझो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सुन लिया। अब इसकी जो लैब की प्रिपरेशन है वो बहुत आसान है। मेटल नाइट्रेट ले लो, कौन है मेटल नाइट्रेट, KNO3 या NaNO3। NaNO3 को किसके साथ रिएक्ट करा दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो, क्या बना लेगा बताओ, NaHSO4 बना लेगा। साथ में क्या बना लेगा बताओ, HNO3 बना लेगा। HNO3 का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OOH, प्लेनर होता है। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। सब पढ़ चुके दोबारा से। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कौन कौन से मेथड है, बर्कलैंड है, एज वेल एज ओसवाल्ड प्रोसेस है। लैब का मेथड क्या है, NaNO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा दो, NaHSO4 बना लेगा, साथ में HNO3 बना लेगा। समझ ही नहीं रहे हैं।
चलो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3। अच्छा, ये HNO3 किन मेटल के ऊपर रिएक्ट नहीं करता? तो दो नोबल मेटल हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ये दो नोबल मेटल हैं जिनके ऊपर HNO3 अटैक नहीं कर पाता। कौन से दो नोबल मेटल हैं? गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनके ऊपर HNO3 रिएक्ट नहीं कर पाता। सारे मेटल पे अटैक करता है, किस पर अटैक नहीं कर पाता? गोल्ड एंड प्लेटिनम पर। नोबल मेटल हैं, इन पर एक्वारीजिया अटैक करेगा, आपको मालूम है एक्वारीजिया, इनके ऊपर एक्वारीजिया अटैक करेगा। नोबल मेटल है ये, इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। सारे मेटल पर अटैक करता है, इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, गोल्ड एंड प्लेटिनम। बच्चों ज्यादातर जो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो हमें पढ़ना है कॉपर और जिंक के साथ। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। मान लो ये मेरा मेटल है और इसके साथ अगर मैं कॉन्क HNO3 की रिएक्शन कराऊं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कराऊं, तो ये मेटल नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल नाइट्रेट बनाता है। साथ में फिक्स है ये NO2 और H2O बनाता है। कंसंट्रेटेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलवेज NO2 एंड H2O बनाएगा। बेटा कंसंट्रेटेड में तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, वो ऑलवेज NO2 और H2O बनाता है। ठीक है। अब अगर मैं मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर दूं तो कहानी में ट्विस्ट है। बच्चों यही आया है 9 टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेटल को अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर दूं तो ये बनाता है मेटल नाइट्रेट। अरे मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनता है या तो NO बनेगा या फिर N2O बनेगा। बच्चों यहां कहानी में ट्विस्ट। कंसंट्रेटेड में तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलवेज NO2 बनाता है, बट डाइल्यूट के केस में या तो वो NO बनाएगा या फिर वो N2O बनाएगा। बच्चों सर्कल लगा लो, NO बनाएगा या N2O बनाएगा, याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो ज्यादातर जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है, वो मोस्टली सभी मेटल के ऊपर ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ कुछ मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो मेटल है गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बाकी सभी मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। मेटल को अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा दें तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा, प्लस NO2 बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा। कंसंट्रेटेड में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड के साथ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत किसके साथ है बच्चों? दिक्कत ये है डाइल्यूट के साथ। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। किसके साथ? किसके साथ बनाएगा NO, किसके साथ बनाएगा N2O, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलो करते हैं रिएक्शन, चलो करते हैं। नोट किया पहले? नोट कर लो, नोट कर लो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है HNO3 का, कॉपर और जिंक। इनको ही हमारे एनसीईआरटी में इन्हीं दोनों का दे रखा है, पेपर भी इन्हीं का पूछा जाता है। तो अगर मैं मेटल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO2 बनेगा, प्लस H2 बनेगा। मेटल को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, मेटल नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO प्लस NO या फिर N2O। अब यही समझना है किसके साथ NO बनेगा, किसके बच्चों यहां देखो, यहां पे जिंक पहले कौन आता है? कॉपर आता है ना पहले। कॉपर प्लस कॉन्क HNO3, बहुत आसान है। कॉपर नाइट्रेट, क्या फार्मूला होगा? नाइट्रेट के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, ये मेटल नाइट्रेट। साथ में NO2 प्लस H2O, कोई टेंशन नहीं। कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O, कोई टेंशन नहीं। जिंक के साथ भी कोई दिक्कत नहीं। जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। कंसंट्रेटेड के साथ ऑलवेज NO2 मिलेगी, ये फिक्स है। अब बच्चों कहानी में ट्विस्ट है। Cu प्लस डाइल्यूट HNO3, मैं तरीका सिखा रहा हूं, समझना मैंने कैसे याद किया। मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब जरा मुझे बताओ, ये मान लो, इसको क्या मान लो? हिंदी में कपड़ा मान लो। तुम सीबीएसई बोर्ड का वक्त चल रहा है, आईआईटी का एग्जाम आने वाला है, तुम्हारे दोस्त ने बोला कपड़ा लेने चलना है मार्केट से, मार्केट से कपड़ा लेने चलना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा?
भाई बोर्ड का टाइम चल रहा है, आईआईटी का एग्जाम आ रहा है, कपड़ा लेने चलना है, तो कपड़ा क्या कहोगे तुम अपने दोस्त को? नो, नहीं जाएंगे, नो कहो। याद हो गया, एक में नो मिल रहा है, जब कॉपर में नो मिल रहा है, कपड़ा लेने तुम्हारा दोस्त कह रहा है मार्केट चलो, तो तुम क्या कह रहे हो उसे? नो कह रहे हो। कपड़ा लेने तुम्हारा दोस्त कह रहा है, कॉपर मतलब कपड़ा, ऐसे याद रख लो ना, कपड़ा आपका दोस्त लेने चल कह रहा है लेने जाओ, पर आप क्या कह रहे हो? नो कह रहे हो। तो जब कॉपर के केस में एनो मिल गया, तो फिर जिंक के केस में क्या मिलेगा? आप तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिंक के केस में क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? N2O मिलेगा, H2O मिलेगा, जिंक नाइट्रेट मिलेगा। अरे जरा बोलो, पसंद नहीं आई ट्रिक? अरे तुम्हारे दोस्त ने तुमसे बोला बोर्ड के टाइम पे, आईआईटी के टाइम पे, चलो आप मार्केट चल रहे हैं, कपड़ा लेने चलना, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा जवाब होगा नो भैया, नो नो। तो इसमें जब एनो मिल रहा है, तो दूसरे में अपने आप ही अंडरस्टूड है, N2O मिलेगा। अच्छा, मैंने कैसे याद किया था? मैंने बोला कॉपर पहले आता है तो उसमें नंबर 1 होगा, जिंक बाद में आता है तो उसमें नंबर 2 होगा। मैंने ऐसे याद किया था, कॉपर अगर पहले आता है तो उसमें नंबर 1 होगा, और जिंक बाद में आता है तो उसमें नंबर 2 होगा। कॉपर पहले आता है तो उसमें 1 है, नंबर 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। ये बच्चों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ट्रिक याद रहेगी? तुम्हारे दोस्त ने तुमसे बोला बोर्ड के टाइम पे कपड़ा लेने चलना है, तुमने आंसर दिया नो। चलो, कौन से दो ऐसे नोबल मेटल हैं जिनके ऊपर HNO3 अटैक नहीं कर पाता? वो दो नोबल मेटल हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। चलो एक मैच ऑफ द फॉलोइंग करवाता हूं, जो आईआईटी ने पूछी थी जी में 2009 में। सोचो आप कैसा क्वेश्चन होगा। जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिंक कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एक NO2, एक N2O, एक NO, एक CuNO3 का होल ट्वाइस, एक ZnNO3 का होल ट्वाइस। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, NO2 तो मिलेगा ही मिलेगा, कंसंट्रेटेड में NO2 मिलेगा ही मिलेगा। कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, NO2 मिलेगा ही मिलेगा। जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, जिंक नाइट्रेट मिलेगा ही मिलेगा। कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा? सुनिए, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, N2O मिलेगा, एज वेल एज जिंक नाइट्रेट मिलेगा। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 नो मिलेगा, एज वेल एज कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। कोई डाउट? ये क्वेश्चन आया था जी एडवांस 2009 में। अच्छा, जी 2018 में क्या आया? लल्लू सा क्वेश्चन आया। अगर हम जिंक को कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बताओ कौन सी गैस मिलती है? जिंक को अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस मिलती है? तो एक तो मिलेगा जिंक नाइट्रेट, प्लस साथ में मिलेगी N2O लाफिंग गैस, प्लस मिलेगा H2, N2O मिलेगी। ये क्वेश्चन था जी में। आपके दोस्त ने आपसे बोला कपड़ा लेने चलना है, सीबीएसई बोर्ड का वक्त है, आपने तुरंत आंसर दिया नो। कपड़ा मतलब कॉपर और नो मतलब NO। नोट कर लो बच्चों, नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? दो मेटल डिसॉल्व नहीं होते हैं नाइट्रिक एसिड में, कौन कौन से हैं? दो मेटल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। क्यों बताओ? क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, क्यों बताओ जल्दी? क्रोमियम और एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते,
क्योंकि ये अपने ऊपर पैसिव लेयर बना लेते हैं, पैसिव लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, जो इन्हें फर्दर रिएक्ट ऑन इट्स सरफेस, जो इन्हें फर्दर रिएक्ट होने से बचा लेती है। कौन से, जैसे क्रोमियम Cr2O3 की लेयर बना लेता है जो से फर्दर रिएक्ट नहीं होती, और एल्यूमिनियम Al2O3 की लेयर बना लेता है पैसिव लेयर, जो ये लेयर इनको फर्दर रिएक्ट नहीं होने देती। तो दो मेटल नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाते। पहले वो नाइट्रिक एसिड से आपने 11th में ही पढ़ा है, एल्यूमिनियम को अगर हम HNO3 के कंटेनर के अंदर ले जाएं, HNO3 को अगर हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में ले जाएं तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता, शुरुआत में रिएक्ट करके Al2O3 बना लेगा, ये Al2O3 उसे फर्दर रिएक्ट नहीं होने देता, ये पैसिव लेयर बना लेता है अपने ऑक्साइड की। तो दो मेटल हैं जो डिसॉल्व नहीं होते किसके अंदर, HNO3 में, क्योंकि अपने लेयर बना लेते हैं अपने ऑक्साइड की अपने सरफेस पर। दो नोबल मेटल के ऊपर कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 अटैक नहीं कर सकता, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जिंक और कॉपर के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अब मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। ऑक्सीडाइज नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल है उन सभी को ऑक्सीडाइज करता है उनके एक एसिड में, उनके एक एसिड में, याद रखना, याद, उनको ऑक्सीडाइज करता है। और कंसंट्रेटेड HNO3 में एक चीज तो फिक्स है, जैसे मान लो कार्बन ले लो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, है ना, फास्फोरस ले लो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, आयोडीन ले लो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, जितने भी हैं सभी को एक एसिड में। सल्फर ले लो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, ले लिया सभी में। बहुत आसान है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन, डाइल्यूट नहीं कर पाता, कंसंट्रेटेड कर पाता है नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज। सभी में एक चीज तो फिक्स मिलेगी, आपको सभी को मालूम है, NO2 और वाटर सभी में फिक्स मिलेगा, सभी में कंसंट्रेटेड के साथ NO2 और वाटर तो मिलना ही मिलना है। अब मेरी बात समझो मेरे बच्चों, मेरी बात समझो, NO2 और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। सल्फर का कौन सा एसिड है जिसके अंदर एक आता है, सबसे फेमस आपको मालूम है, H2SO4। आयोडीन का ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर एक आता है, आयोडिक एसिड, HiO3+5 आयोडिक सल्फ्यूरिक। फास्फोरस का कौन सा ऑक्सो एसिड है जिसमें एक एसिड आता है, H3PO4 फास्फोरिक। कार्बन का कौन सा है, H2CO3 कार्बोनिक। बट एक दिक्कत है यहाँ पर, कार्बोनिक अनस्टेबल होता है, ये फर्दर टूट जाता है किसमें, CO2 और वाटर में। इसीलिए जब आप NCERT पढ़ोगे तो कार्बन का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वो CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, फास्फोरस H3PO4 में होता है, आयोडीन आयोडिक एसिड में होता है, सल्फर H2SO4 में होता है, सल्फर H2SO4 में होता है, कार्बन CO2 में होता है, फास्फोरस H3PO4 में होता है, आयोडीन आयोडिक एसिड में होता है, सल्फर H2SO4 में होता है। कार्बन CO2 में होता है, फास्फोरस H3PO4 में होता है, आयोडीन आयोडिक एसिड में होता है, और सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। सल्फ्यूरिक, आयोडिक, फास्फोरिक, कार्बोनिक, बट कार्बोनिक इज अनस्टेबल, डिकम्पोज इनटू CO2 एंड वाटर। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। आज यहां तक पढ़ना है, ठीक है।